ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है 2.6 दैट इज given that a is equal to 2i plus 3j and b is equal to 3i minus 4j, find the magnitude angle of c is equal to a plus b and d is equal to 3a minus 2b। आपके पास दो वेक्टर a और b गिवन है और आपसे कहा गया है कि आप लोगों ने एक तीसरा वेक्टर c फाइंड करना है जो क्या है a और b के समेशन के इक्वल है। जब आप लोगों ने वो वेक्टर c फाइंड कर लेना है तो फिर आप लोगों ने उस वेक्टर c की मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और साथ में उसका एंगल भी फाइंड करना है कि वो एंगल क्या बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि एक वेक्टर डी फाइंड करना है दैट इज़ इक्वल टू 3a, यानी कि a को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस -2 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो इक्वेशन है ये इस चीज़ के इक्वल है d। तो फिर आप लोगों ने d का भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और d का भी एंगल देखना है कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना रहा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने a की वैल्यू लिख ली है दैट इज़ 2i प्लस 3j, b की वैल्यू लिख ली है और हम लोगों ने देखा है कि जो हमारा c वेक्टर है जो हम लोगों ने फाइंड करना है दैट इज़ a प्लस b, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने से आता है। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे। जब हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे कि i कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे और j कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। 2 + 3 5 एंड यहाँ पे 3 प्लस का है, यहाँ पे 4 माइनस का है तो 3 और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का अमल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा जो हम लोगों ने सिंपली -j के तौर पे लिख लिया है। अब आप लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है c का और एंगल फाइंड करना है x एक्सिस के साथ। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो सिंपली आप क्या करोगे कि x कंपोनेंट का स्क्वायर और y कंपोनेंट का स्क्वायर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आप लोगों ने एंगल फाइंड करना है थीटा के वो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बनाता है, लेकिन उससे पहले हम लोग फाई फाइंड करेंगे जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में कल किया था। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन इस तरह का किया था। सो हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या है फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x। तो हम लोगों को पता है कि y डिवाइडेड बाय x से हम लोग फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y की वैल्यू आपके पास -1 है और आपके पास x की वैल्यू 5 है। वो आप लोगों ने लिख लिया। तो आपके पास जो फाई की वैल्यू आई दैट इज़ 11 डिग्री। जब आपके पास फाई की वैल्यू आ गई है तो वहाँ से आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे कि आपका जो वेक्टर है वो लाई किस क्वाड्रेंट में कर रहा है। तो अगर हम वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को देखें तो वेक्टर का जो y कंपोनेंट है वो माइनस है और जो x कंपोनेंट है वो कह लेंगे पॉजिटिव है। y कंपोनेंट यहाँ पे नेगेटिव है और x कंपोनेंट क्या है पॉजिटिव है। सो अगर हम क्वाड्रेंट सिस्टम को देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें आपके पास x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। सो ये हम कहेंगे कि हमारा जो वेक्टर है वो हमारा वेक्टर लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमें पता है कि थीटा किसके इक्वल होता है 360 डिग्री माइनस फाई के। तो हम लोग वही उसको माइनस कर देंगे फाई की वैल्यू को तो हमारे पास थीटा एंगल आ जाएगा। सिमिलरली आप लोगों ने डी को भी फाइंड करना है। डी इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। 3 को एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू लगाएंगे दैट इज़ 2i प्लस 3j माइनस 2 एज इट इज़ और b की वैल्यू आप लोगों ने लगा दी दैट इज़ 3i माइनस 4j। अब आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है 3 को अंदर और 2 को भी यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है और उसके बाद आप लोगों ने इसकी एडिशन की है। इनकी एडिशन इसी तरह आप करते हैं जैसे आप पॉलिनोमियल्स की करते हैं, यानी कि i वाले कंपोनेंट्स i में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, j वाले कंपोनेंट्स j के अंदर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपके पास जो d वेक्टर है वो आ जाता है 0i प्लस 17j, क्योंकि आपके पास 6 माइनस 6 0। सो आपके पास i की डायरेक्शन में 0 वैल्यू आ रही है। वहाँ से आप लोग फिर क्या करोगे कि d का जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे। d वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लोगों ने फाइंड कर लिया है दैट इज़ 17 यूनिट्स। और अब आप लोगों ने एंगल थीटा फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी बन जाएगा क्योंकि y की वैल्यू तो 17 है लेकिन डिनोमिनेटर में आपके पास 0 है। जब भी किसी भी वेक्टर के किसी भी आप लोगों के पास फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी है 5 डिवाइडेड बाई 0 है 1 डिवाइडेड बाई 0 है तो ये हमेशा क्या होगा इन्फिनिटी के इक्वल होगा। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो चीज़ क्या हो जाती है इन्फिनिटी हो जाती है। यहाँ पे भी आपके पास क्या था कि y जो था वो 17 था लेकिन जो x था वो 0 था। तो आपके पास डिनोमिनेटर में जब 0 आ गया तो आपके पास ये चीज़ इन्फिनिटी होगी और tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। सो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेंट वाला तो किस्सा ही नहीं है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे x कंपोनेंट की डायरेक्शन में उसकी कोई वेक्टर की जो है वो कह लें कि वैल्यू नहीं है, लेकिन y एक्सिस की डायरेक्शन में कोई वैल्यू है तो ऑब्वियसली आपके पास ये वेक्टर क्या है सीधा जस्ट y एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि इसका सिर्फ j कंपोनेंट है, जो इसका i कंपोनेंट है वो तो प्रेजेंट ही नहीं है। सो आप लोगों को वैसे भी यहाँ से पता चल रहा है कि ये आपके पास x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं ए एंड बी और आप लोगों ने उन दोनों के दरमियान में एंगल फाइंड करना है। यहाँ पे आप लोगों ने फिगर ड्रॉ कर ली, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया और बी वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर दिया और उनके दरमियान में एंगल क्या है, थीटा है। अब आप लोगों ने थीटा एंगल फाइंड करना है। एक चीज़ आपको पता है कि जब भी दो वेक्टर्स का आप लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वो ए बी कॉस थीटा के इक्वल आ जाता है। सो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास ए वेक्टर भी प्रेजेंट है, बी वेक्टर भी प्रेजेंट है। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कॉस थीटा से थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं, यानी कि ए और बी के दरमियान में जो एंगल है थीटा उसको हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस इक्वेशन में ए का मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है जो हम लोगों ने निकाल दिया है उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेके। उसके बाद हमें बी का जो मैग्नीट्यूड है वो रिक्वायर्ड है तो वो हम लोगों ने निकाल लिया है। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमें मौजूद हैं। उसके बाद हमें एक और जो चीज़ है ये वो क्या है, ए डॉट बी का देखना है कि हमारे पास ए डॉट बी की वैल्यू क्या आती है। तो आपके पास क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वही इक्वेशन कॉस थीटा आप लोगों ने फाइंड करनी है। एक्चुअली तो आप लोगों ने थीटा फाइंड करना है। सो थीटा आप लोगों ने फाइंड करना है तो ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। ए डॉट बी इसी तरह रह रहा है, ये ए बी यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाके क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो आपके पास कॉस थीटा वाली टर्म को एक साइड पे आप लोगों ने रख लिया और दूसरी टर्म्स को आप लोगों ने इस साइड पे रख लिया। तो यहाँ से आपके पास जो कॉस थीटा की वैल्यू है, ऊपर आप लोगों ने क्या कर लिया कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ले लिया और नीचे जो मैग्नीट्यूड्स आप लोगों ने फाइंड कर लिए थे वो आप लोगों ने लिख लिए। सो आप लोगों ने जब ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी फाइंड करना है तो आप लोगों ने क्या करना है, ए डॉट बी के लिए आपको पता है, आप लोगों ने एग्जाम्पल्स में भी देखा है कि जब आप लोगों ने ए डॉट बी फाइंड करना है तो आपके पास कंपोनेंट्स की फॉर्म में दोनों वेक्टर्स गिवन हैं। तो आप क्या करोगे कि एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और दरमियान में प्लस का साइन लगा दोगे और आई वेक्टर और जे वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। क्योंकि आई और जे वेक्टर्स तो हमें तब रिक्वायर्ड हैं जब हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़े, लेकिन हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट के केस में आपके पास क्या होता है कि जो हमारे पास आंसर होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सो यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा कि 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 10 प्लस 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, तो आई और जे तो बीच में से एलिमिनेट हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्केलर वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई, 14। तो अब ऊपर आप लोगों के पास 14 है, नीचे वही अपने मैग्नीट्यूड्स रखे हुए हैं। जब इस पूरी कह लें कि टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.614। जब आपके पास 0.614 आ गया तो आप लोगों के पास इस साइड पे कॉस थीटा है, लेकिन आप लोगों ने जस्ट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थीटा को आप इधर ही रहने देंगे और कॉस यहाँ पे आपके इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स ऑफ दिस आंसर इज इक्वल टू 52 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया है, दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल आ गया विच इज़ 52 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स आपके पास गिवन है 3i + 2j मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू पॉइंट दिस। आपके पास क्या है कि आप लोगों ने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना शुरू की है यहाँ पे इस पॉइंट से, और उसको फोर्स लगा के आप लोगों ने इधर तक पहुँचाया है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने फोर्स लगा के यहाँ तक इसको पहुँचाया है, तो जितना भी इसने डिस्टेंस कवर किया है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कह देंगे, और जितनी फोर्स लगी है वो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो वर्क डन हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ डॉट डी के। फोर्स आपके पास ये है, उसके बाद आप लोगों ने एफ डॉट डी लगाना है। तो एफ डॉट डी यानी कि डी वेक्टर को फाइंड करने के लिए इन दोनों के दरमियान में जो आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो पॉइंट पी है उसका पोजीशन वेक्टर देखेंगे, वो क्या हो जाएगा, आर पी विच इज़ 2i - 1j, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम क्यू पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर देखें तो वो क्या आ जाएगा, 6i + 4j। अब हम लोगों ने इन दोनों के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि Q को P में से माइनस कर देंगे। जब इस वेक्टर को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला वेक्टर आ जाएगा। तो आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए क्या किया है कि जो पोजीशन वेक्टर है Q को और पोजीशन वेक्टर P क्या है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। जब आप लोगों ने इनको सब्ट्रैक्ट किया है तो आपके पास ये वाली डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई है। अब ये वाली डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जब आपके पास आ गई है तो आपको पता है कि W = F डॉट D है। F ऑलरेडी आपके पास गिवन है, फोर्स ऑलरेडी आपको गिवन है, डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने फाइंड कर लिया है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लोगे। डॉट प्रोडक्ट के लिए सिंपली वही चीज़ है कि आप 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो आपके पास वर्क डन की वैल्यू जो है वो 12 जूल्स आ गई है। सिंपली आप लोगों ने क्या करना था, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेना था, तो आपके पास वर्क डन की वैल्यू आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द 3 वेक्टर्स दिस एंड दिस आर
परपेंडिकुलर। 3 वेक्टर्स आपको गिवन है और आपसे कहा गया कि आप लोगों ने शो करना है कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। हम क्या करते हैं कि तीनों वेक्टर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई नाम देते हैं स्पेसिफाई करने के लिए। पहले वेक्टर को मैंने कह दिया कि ये ए वेक्टर है और उसकी वैल्यू मैंने लिख दी है। दूसरे वेक्टर को मैंने कह दिया कि ये बी वेक्टर है, उसकी भी वैल्यू लिख दी है। और तीसरे वेक्टर को भी मैंने क्या किया है, सी कह दिया है और उसकी वैल्यू मैंने लिख दी है। अब आप लोगों ने फाइंड करना है कि ये जो आपके पास तीनों वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किस तरह के से, अगर आपके पास ए इस डायरेक्शन में है तो बी इस डायरेक्शन में होना चाहिए और सी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। जब आपके पास सी अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ होगा तो उस वक्त आपके पास ये जो तीनों वेक्टर्स होंगे ये तीनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि ए जो है वो बी के परपेंडिकुलर होगा, बी सी के परपेंडिकुलर होगा, सी ए के परपेंडिकुलर होगा। तो आपके पास क्या होगा कि ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो आप लोगों ने प्रूफ करना है इनकी वैल्यूज़ जो आपको गिवन है उसको यूज़ करते हुए कि ये तीनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अब एक चीज़ जो आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ी थी वो ये थी कि जब आपके पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है। सो आप क्या करेंगे कि इन दो वेक्टर्स का या इन दो वेक्टर्स का या इन दो वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे और अगर इनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो वहाँ से आपके पास क्लियर हो जाएगा कि आपके पास वेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी कि एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट लिया है कि आपके पास ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल आता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे कि आपके पास क्या है, ए डॉट बी है, ए की वैल्यू मैंने लिख ली यहाँ से, ए वेक्टर की वैल्यू, उसके बाद डॉट बी वेक्टर की वैल्यू मैंने लिख ली और अब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ। जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूँगी तो मैं आई वेक्टर को आई वेक्टर के जो कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ पे 1 है, इसको मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, -3 के। यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ पे आपके पास 1 है और 1 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ऑब्वियसली 1 आ जाएगा। आई जे और के एलिमिनेट हो चुके हैं यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ए डॉट बी जो है वो स्केलर क्वांटिटी देता है हमें। सो जब हम लोगों ने इन वेक्टर्स की ये जो आपके पास वैल्यू आई हैं इनको ऐड किया तो आपके पास 0 आ गया है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि आपके पास ए और बी जो दोनों वेक्टर्स हैं वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह के मेथड को यूज़ करते हुए आप बी डॉट सी को फाइंड करेंगे और आपके पास वो भी 0 आ जाएगी। इसी तरह सी डॉट ए को फाइंड करेंगे तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा।